नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बेस्ट स्टडी लाइन में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ शुड। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने आपके लिए यूज की सीरीज लाई हुई है और इस सीरीज में बहुत ही अच्छे यूज हैं। और आज का यह वीडियो है यूज ऑफ शुड के ऊपर कि हम शुड का उपयोग कैसे करके इंग्लिश ट्रांसलेट करना सीख सकते हैं या इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इंग्लिश सीखते हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल होने वाले, क्योंकि जो यूज ऑफ शुड होता है बहुत ही अधिक प्रयोग में लाया जाता है और इससे बहुत ही वाक्य ट्रांसलेट किए जा सकते हैं। तो चलिए आज हम भी इंग्लिश सीखते हैं यूज ऑफ शुड से कि हम शुड से कैसे इंग्लिश सीख सकते हैं। तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हम वीडियो ख़त्म होने के बाद कमेंट में कुछ सेंटेंस दे देंगे, उसे आपको ट्रांसलेट करना है, उसके बाद मेरे पास पोस्ट करना है और मैं बता दूंगा कि आपका सेंटेंस सही है या नहीं। ट्रांसलेट बहुत ही अच्छे तरह से कीजिएगा ताकि कुछ भी गलतियां ना हो। तो उससे पहले वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अगर जो वीडियो स्किप करेंगे तो शायद ना समझ में आए, इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो पूरा देखिएगा और बहुत ही अच्छे तरह से मैं आज आपको समझाने वाला हूं यूज ऑफ शुड। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर लिखा हुआ है यूज ऑफ शुड। इसकी डिफिनेशन क्या होती है? ऐसे वाक्य जिसमें समान कर्तव्य का बोध हो और ऐसे वाक्यों के अंत में चाहिए जैसे शब्द आए और उससे पूर्व क्रिया में ना नी ने आदि जैसे शब्द आते हैं तो वहाँ पर शुड का प्रयोग किया जाता है। डेफिनेशन नहीं समझ में आई? देखिए, ऐसे वाक्य जिसमें सामान्य कर्तव्य का बोध हो, ठीक, कोई भी वाक्य हो जिसमें सामान्य कर्तव्य का बोध हो और वाक्य के अंत में चाहिए जैसे शब्द आए। जैसा कि आप देख रहे होंगे हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसमें देखिए चाहिए आया ना, कोई भी वाक्य हो अगर उसके अंत में चाहिए जैसे शब्द आए, उसके बाद देखिए शब्द आए और उससे पूर्व क्रिया में ना नी ने आज जैसे शब्द आए। देखिए क्रिया हमारा क्या है? पढ़ना। पढ़ना में देखिए ना आ रहा है ना, तो ही यहाँ पर हम भी लिखें उससे पूर्व क्रिया में नानी ने जैसे शब्द आए तो वहाँ पर शुड का प्रयोग किया जाता है। तो हम अगर जो इसको ट्रांसलेट करेंगे तो शुड का प्रयोग करके ट्रांसलेट करेंगे। और इसको किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, हमने यहाँ पर कुछ रूल लिख रखे हैं, इसी के कारण हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें? तुम्हें। सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं? हु से आप पहचान सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। आप कोई भी सेंटेंस हो उसमें क्वेश्चन कीजिए कि हु मतलब होता है कौन या किसे। लिखा हुआ है तुम्हें किताब पढ़ना चाहिए, हो मतलब कौन या किसे किताब पढ़ना चाहिए, तो तुम्हें क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे। कर्ता हमारा है तुम्हें की इंग्लिश हो जाएगी यू। उसके बाद शुड लगाना है। शुड हमारी हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि हम यूज ऑफ शुड पढ़ रहे हैं ना, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा इसमें शुड है, यू शुड। उसके बाद क्या करना है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए वर्ब हमारा क्या है? वर्ब मतलब होता है क्रिया। क्रिया देखिए इसमें पढ़ना है, तो रीड मतलब आप जानते ही होंगे कि पढ़ना होता है, तो इसकी इंग्लिश हो गई यू शुड रीड द बुक। बुक हमारा ऑब्जेक्ट है। उसके बाद फुल स्टॉप। देखिए यू शुड रीड द बुक, ये हमारा ट्रांसलेट हो गया है, तुम्हें किताब पढ़ना चाहिए। देखिए आप ध्यान दीजिए कि तुम्हें किताब पढ़ना चाहिए में एक प्रकार काम सामान्य कर्तव्य का बोध हो रहा है, किताब हमको पढ़ना चाहिए, सही बात है। उसके बाद देखिए यहाँ पर चाहिए आया है और हमने डिफिनेशन में भी बताया कि चाहिए आएगा, उससे पूर्व क्रिया में नानी ने आएगा। देखिए यहाँ पर भी आया है नानी ने। तो आप ये याद रखिएगा कि कोई भी सेंटेंस हो अगर जो उसके लास्ट में चाहिए जैसे शब्द आए और उससे पूर्व क्रिया में नानी ने जैसे शब्द आए तो हम वहाँ पर शुड का प्रयोग कर उसे ट्रांसलेट करेंगे। ठीक, समझ में आ गया होगा। ये हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, यानी कि साधारण वाक्य को किस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं। देखिए ये हमारा साधारण वाक्य है और हमने यहाँ पर कई एग्जाम्पल लिए हुए हैं, चलिए हम उनको भी ट्रांसलेट कर लेते हैं। देखिए हमने लिखा हुआ है हमें फूल नहीं तोड़ना चाहिए। देखिए इसमें भी एक सामान्य कर्तव्य का बोध हो रहा है। उसके बाद इसमें भी चाहिए आ रहा है, उससे पूर्व क्रिया में नानी ने आ रहा है। तो चलिए हम इसे भी ट्रांसलेट कर लेते हैं। उससे पहले आप ध्यान दीजिए कि ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है। क्यों निगेटिव है? क्योंकि इसमें देखिए नहीं आया ना, तो ऐसे वाक्य जिसमें नहीं जैसे शब्द आ जाते हैं तो हमारा निगेटिव हो जाता है। तो चलिए हम इसे ट्रांसलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। अब हम आपको समझा दे रहे हैं कि नेगेटिव में क्या होता है, कि हम नेगेटिव को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद शुड, उसके बाद हम नॉट लगा देंगे। क्या लगाएंगे? नॉट।
सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद शुड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट हमको नॉट लगा देना है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद OW यानी कि अदर वर्ड। देखिए तो चलिए हम इसी के अकॉर्डिंग इसे भी ट्रांसलेट कर लेते हैं। हमें फूल नहीं तोड़ना चाहिए, तो बी मतलब होता है हमें, जो कि हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद शुड, उसके बाद नाट। नाट क्यों लगाए भाई? क्योंकि नहीं है, निगेटिव है। यू शुड नाट, पलक मतलब होता है तोड़ना, जो कि हमारी क्रिया है। यू शुड नाट प्लक द फ्लावर, प्लक द फ्लावर, सॉरी वी शुड नॉट प्लक द फ्लावर, हम यू बोल दिए थे गलती से। देखिए सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया बी, उसके बाद शुड लगाई जो कि हेल्पिंग वर्ब है शुड, उसके बाद हमने क्या किया, नॉट लगा दिया क्योंकि ये हमारा निगेटिव सेंटेंस था। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लक, उसके बाद द फ्लावर। द फ्लावर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। OW तो कुछ है नहीं, इसलिए हमने फुल स्टॉप लगा दिया। अब हम चलिए सीख लेते हैं कि क्या वाला जो सेंटेंस होता है, कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो उसे भी हम सीख लेते हैं। देखिए हमने इसे ट्रांसलेट कर लिया, अब बारी इसकी है, क्या उसे घर जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं, अगर जो कोई भी वाक्य हो उसमें अगर जो क्वेश्चन किया जाता है और जो क्वेश्चन वर्ड हो वो वाक्य के सबसे आगे हो, देखिए क्या है, क्या क्वेश्चन वर्ड है ना, ये वाक्य के आगे है, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम उसके हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। जो भी टेंस बनाए, जो भी ट्रांसलेट हम कर रहे हैं, उसका जो हेल्पिंग वर्ब हो तो हम हेल्पिंग वर्ब से काम चलाते हैं। ठीक, देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, शुड हेल्पिंग वर्ब है, तो हम क्या करेंगे, ये इंट्रोगेटिव है ना, तो हम सबसे पहले शुड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक, उसके बाद अन्य प्रोसेस हमारा यही रहेगा। देखिए सबसे पहले हम शुड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद OW। इसके लिए रूल चेंज हो जाएगा, सबसे पहले हम शुड लगाएंगे। ठीक, तो क्या आया है इसीलिए हम लगा रहे हैं। अभी हम और आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझा दे रहे हैं, पहले ट्रांसलेट कर लेते हैं। शुड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, उसे, यानी कि ही माने वह या उसे, शुड ही। उसके बाद देखिए क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब क्या, गो, गो मतलब होता है जाना, शुड ही गो टू। अब देखिए कहाँ जा रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, घर, गो टू हाउस। इस तरह से ये भी हमारा ट्रांसलेट हो गया। हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हमने इसको ट्रांसलेट करने के लिए क्या किया, सबसे पहले शुड लगाया, जैसा कि हमने आपको बताया भी कि जब हमारा क्वेश्चन वर्ड वाक्य के सबसे आगे आ जाए तो हम क्या करते हैं, तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब शुड था इसलिए शुड लगा दिए। उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट क्या था, उसे, उसे की इंग्लिश हो जाएगी ही, इसलिए हमने यहाँ पर ही लगा दिया। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाना, जाना हमारा इसमें वर्क हो रहा है तो इसलिए हमने गो लिख दिया, गो मतलब जाना। उसके बाद जब कहीं पर भी जाया जाता है तो उससे पहले टू लगाते हैं। ठीक, तो टू लगा दिया। उसके बाद हाउस, हाउस कहाँ मतलब घर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन मार्क यहाँ भी रहेगा, ये हो गया। अब चलिए हम एक एग्जाम्पल और ट्रांसलेट कर लेते हैं, उसके बाद बहुत ही अच्छी तरह से मैं आपको जो छूट रहा होगा वो बहुत ही अच्छी तरह से समझा दूंगा। अगला एग्जाम्पल है हमारा, क्या शिवम को खाना नहीं पकाना चाहिए। इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें क्या आ गया, उसके बाद नहीं आ गया, तो इसका मतलब क्या, इसमें देखिए प्रश्न भी पूछा जा रहा है और नहीं जैसे शब्द भी आए हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, शुड लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे। मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर जो कोई भी इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस हो तो उसमें क्या किया जाता है, हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है इसमें, देखिए सबसे पहले शुड लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद हमारा प्रोसेस पूरा यही रहेगा। ठीक है, चलिए हम पहले ट्रांसलेट कर लेते हैं क्या है। इसलिए सबसे पहले हम शुड लगाएंगे, शुड, उसके बाद क्या, शिवम सब्जेक्ट है, शुड शिवम। उसके बाद क्या करना है, नॉट। क्यों नॉट लगाएं, क्योंकि निगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है, शुड शिवम नॉट। उसके बाद देखिए क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है इसमें, यार मतलब मेन वर्ब क्या है। ठीक है, तो पकाना, पकाना हमारा इसमें क्रिया है, तो आप जानते होंगे कुक मतलब होता है पकाना। शुड शिवम नॉट कुक द फूड, फूड हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है।
उसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए, शुड शिवम नॉट कुक द फूड, क्या शिवम को खाना नहीं पकाना चाहिए। तो इस तरह से ये भी हम ट्रांसलेट कर लिए हैं, ठीक है। तो चलिए हम और कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक दो, उससे आपको बहुत ही अच्छी तरह से मैं समझा दूंगा और आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ जाएंगे। लेकिन वीडियो आपको छोड़ के भागना नहीं, प्लीज़ वीडियो मत छोड़िएगा, मैं आपको हर चीज़ बहुत ही अच्छी तरह से समझाता हूँ। और अगर जो ना समझ में आया तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। चलिए हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो हमारा क्या वाला जो शब्द है ये वाक्य के पहले आया, तो आप सोच रहे होंगे अगर जो यही वाक्य के बीच में आ जाए तो हम क्या करेंगे, ये सोच रहे हैं ना। देखिए, अगर जो क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए तो उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद OW। ठीक है, नहीं समझ में आया। देखिए, सबसे पहले अगर जो यही चीज़ अगर जो आ जाए वाक्य के बीच में, जैसे ये ना हो, जैसे क्यों से शुरू होता है ना, आप जानते होंगे, उसे घर क्यों जाना चाहिए, अगर जो हो जाए सपोज डे, ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, उसे घर क्यों जाना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर क्यों आ गया, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लिखेंगे, बस हमारा एक स्टेप बढ़ जाएगा। सबसे पहले हम क्यों की इंग्लिश लिखेंगे, वाई, उसके बाद हम शुड लगाएंगे जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद हमको सब्जेक्ट लगाना, बाकी हमारा प्रोसेस सब पूरा वही है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, ही, क्या हुआ, व्हाई शुड ही, उसके बाद क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब हमारा क्या है, गो, मतलब जाने का कार्य हो रहा है, ये भी हो गया। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, टू हाउस, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो आशा करता हूँ कि ये भी समझ में आया होगा। इसमें देखिए कुछ ज़्यादा करते नहीं है, अगर जो क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आ जाए तो हम क्या करते हैं, तो हम सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखते हैं, इंग्लिश लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद OW यानी कि अदर वर्ड। अब आप सोच रहे होंगे अगर जो ये भी इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव हो तब क्या करेंगे। देखिए, उसके लिए क्या होता है, हमने अभी आपको बताया ना कि हमेशा अगर जो इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है तो हमेशा नॉट लगेगा, और नॉट कब लगेगा, सब्जेक्ट के बाद में लगेगा। तो क्या होगा, सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश लिख देंगे, जो क्वेश्चन वर्ड जो बीच में आया होगा उसकी इंग्लिश लिखेंगे, आप नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद सब्जेक्ट लगाए हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाने के बाद हम लगाएंगे नॉट। अभी हमने आपको बताया क्योंकि ये इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है, उसको लगाने के बाद हम क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद OW। नहीं समझ में आया। देखिए, मान लीजिए यही हमारा हो जाता कि उसे घर क्यों नहीं जाना चाहिए, ठीक, मान लीजिए, तो हम किस तरह से उसे ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले उसकी इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश वाई, उसके बाद शुड, उसके बाद क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद नॉट लगाना है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए, व्हाई शुड ही नॉट गो टू हाउस, उसे घर क्यों नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह से हमने इसे सीख लिया है, और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर जो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा, और अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में हम इससे भी अच्छा एक यूज लेकर के आएंगे। अब हर वीडियो में हम एक यूज लेकर के आएंगे, जिससे आप बहुत ही अच्छे तरह से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, वो भी कम से कम समय में। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, मैंने सेंटेंस दिया है उसका ट्रांसलेट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।